हेलो दोस्तों। जो हमने यूपी पीसीएसजे टारगेट करके जो सीरीज़ चलाई हुई है बीएनएसएस की, उसमें अभी तक की मैंने 9 क्लास अपलोड कर दिए हैं। 71 तक कवर कर चुका हूं मैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास है, अभी तक जो कवर हो चुका है वो संबंध तक कवर हो चुका है। अभी हम वारंट से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 72 से। सेक्शन 72 क्या बोल देता है? सेक्शन 70 बोलता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड सील ऑफ कोर्ट। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स। तो वारंट कब तक फोर्स में रहता है, कब तक वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? अनलेस इट इज़ कैंसिल्ड बाई कोर्ट विच इशूड इट। जब तक वो कोर्ट, जिस कोर्ट ने उसको इशू किया वो कैंसिल ना कर दे, या जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। तो एक वारंट तब तक एनफोर्स कर हो सकता है, तब तक एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब तक उसे वो कोर्ट कैंसिल ना कर दे या फिर वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तब तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, तब तक इन फोर्स में नहीं रहेगा फिर। तो ए वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसिल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड। सेक्शन 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन एंडोर्समेंट इन वारंट फॉर टेकिंग सिक्योरिटी। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ वारंट ऐसे होते हैं, दो तरह के वारंट हैं। एक तो होता है बेलेबल वारंट, एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। जब सेक्शन 72 में कोर्ट ने बेलेबल वारंट इशू कर दिया तो सेक्शन 72(3) एक पावर दे देता है उस पुलिस ऑफिसर को। वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसे जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट नहीं करेगा, उससे बोल देगा, उससे एक सिक्योरिटी ले लेगा। वो सिक्योरिटी का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 73 में दिया गया है। तो सेक्शन 73 बोलता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अगर बेलेबल वारंट है तो 73 में पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन एंडोर्समेंट ऑन वारंट। और उसमें एंडोर्समेंट का मतलब उस वारंट पे लिखवा लेगा कि मेरे को एग्जीक्यूट, सपोज करो एक के अगेंस्ट में वारंट एग्जीक्यूट होना है, वारंट बेलेबल है, 72 में इशू हो चुका है, लेकिन 73 में एक पावर है कि अगर वो बेलेबल वारंट है तो वो क्या करेगा, बी के अगेंस्ट में वारंट के एग्जीक्यूट करा के बी से एक एंडोर्समेंट, एक साइन लिखवा लेंगे कि भैया उसने एक सिक्योरिटी दे दी। द एंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटी। तो बी ने कितने नंबर ऑफ श्योरिटी दी है, मतलब अगर वो कल को बी प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे कोई ना कोई श्योरिटी देनी पड़ेगी। उसकी गारंटी कोई ए या सी या डी या कोई भी ले रहा हो, पर्सन ले रहा होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ श्योरिटीज, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट एंड वारंट इज इशूड। द कितनी अमाउंट की श्योरिटी उसने दी है, 10,000 की श्योरिटी दी है, 20,000 की श्योरिटी दी है। द टाइम विच ही इज़ टू अटेंड द कोर्ट। और उसमें बेसिकली लिखा होगा कि आपको इस टाइम पे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो सेक्शन 72 में वारंट इशू होता है, वहीं अगर बेलेबल वारंट इशू हो तो 73 में आ जाते हैं। 73 बात कर रहा है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। उसमें एंडोर्समेंट होता है। एंडोर्समेंट में क्या चीज़ें लिखी होती हैं? नंबर ऑफ श्योरिटीज़, अमाउंट और टाइम। तो ये क्वेश्चन आता है कि 73 में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि अगर 72 में कोई बेलेबल वारंट इशू हुआ है तो पुलिस ऑफिसर जो उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने जा रहा है उसके पास सिक्योरिटी लेने की पावर किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 सब क्लोज टू ऑफिसर हु टेक सिक्योरिटी सेल फॉरवर्ड बॉन्ड टू कोर्ट। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी लेके वो बॉन्ड कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। 74 वारंट टू हुम डायरेक्टेड। तो अब वारंट कौन एग्जीक्यूट कर सकता है उसकी बात इसमें हम कर रहे हैं सेक्शन 74 में। ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। तो ऑर्डिनरी तो पुलिस ऑफिसर को ही एग्जीक्यूट दिया जाता है, कोर्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर को देता है। ऑर्डिनरी जनरल को बिजनेस यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर देखोगे तो कोर्ट क्या करता है, पुलिस को बोलता है कि एक वारंट हम इशू कर रहे हैं, उस वारंट को आप एग्जीक्यूट कराओ। ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी directed to one or more police officer, but the court issuing such warrant may, if immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct to any person। तो बेसिकली क्या होता है, जो 74 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी कोर्ट बोल सकता है, अथॉरिटी दे सकता है, वारंट दे सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर बी को अरेस्ट करो और मेरे सामने लेके आओ। कब? इमीडिएटली, अगर उसे किसी की प्रेजेंस नेसेसरी है और क्या होता है कोई भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को वारंट ना देके किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बोल देगा कि मैं आपको वारंट दे रहा हूँ, आपको बेसिकली एक अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप बी को पकड़ो और मेरे सामने लेके आओ। तो वारंट किस किस को इशू हो सकता है? वारंट, पहला क्वेश्चन है वारंट किसको, वारंट बेसिकली डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, और अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वारंट किसी इंडिविजुअल को, किसी एनी अदर पर्सन को भी, तो पुलिस ऑफिसर को भी वारंट इशू किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी वारंट इशू किया जा सकता है। तो बेसिकली कौन एग्जीक्यूट करेगा? या तो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूशन का मतलब है कि पुलिस जाके वारंट थमा देगी। अगर बेलेबल वारंट है तो वारंट थमा देगी, सिक्योरिटी ले लेगी। नॉन बेलेबल वारंट है तो अरेस्ट करेगी और प्रोड्यूस कर देगी।
वैसे ही कोई इंडिविजुअल अगर बेलेबल वारंट कोई कोर्ट ने कहा है, किसी मेरे को अगर कोर्ट बोल देता है कि मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, मैं आपको वारंट दे रहा हूँ कि आप जाके बी को अरेस्ट करके लाओ, तो क्या हो जाएगा, मेरे को अथॉरिटी मिल जाएगी, मैं बी को अरेस्ट करके ला सकता हूँ। वहीं अगर कोर्ट बोल देता है कि मैं आपको अथॉरिटी तो दे रहा हूँ लेकिन ये वारंट बेलेबल वारंट है, उस कंडीशन में मैं बी से बोल दूंगा कि भाई मेरे को श्योरिटी दे दे तू, ठीक है, मैं तेरे को अरेस्ट नहीं कर रहा, तो अगर मेरे को श्योरिटी दे रहा है तो मैं तेरे को अरेस्ट नहीं करूँगा। तो 74 दो बात करता है, पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी वारंट इशू किया जा सकता है। वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, the chief judicial magistrate or magistrate of first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for arrest of any person। अब सपोज करो, अब ये क्वेश्चन आता है कि एस्केप्ड कन्विक्ट, एस्केप्ड कन्विक्ट क्या होता है कि किसी को सज़ा हो चुकी है और सज़ा होने के बाद वो फरार है। सपोज करो उसको जेल में होना चाहिए था, उसको 5 साल की सजा है लेकिन वो जेल में नहीं है, वो भाग गया, फरार हो, इसे बोलते हैं एस्केप कन्विक्ट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मैं बता देता हूँ। किसी के अगेंस्ट में अगर सम्मन इशू हो जाता है, वारंट भी इशू हो जाता है, उसको पता है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस होना है, तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देता है, उद्घोषणा कर देता है कि भैया हम इसे घोषणा कर रहे हैं कि ये एक ऑफेंडर ऐसा है कि ये कोर्ट के सामने आ ही नहीं रहा है। उसके अलावा एनी पर्सन हु इज़ एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इवेडिंग अरेस्ट, तो 3 पर्सन अगर है, एस्केप्ड कन्विक्ट, एस्केप्ड कन्विक्ट ऐसा पर्सन जिसको सजा हो चुकी है, जो भाग रहा है, जो सजा नहीं भुगत रहा है, जिसके अगेंस्ट में पनिशमेंट कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया है कि इसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी लेकिन वो जेल में ना होकर फरार हो चुका है, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्केप कन्विक्ट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो जिसको सम्मन भी जा चुके हैं, जिसको वारंट भी जा चुके हैं, उसके सामने उसको कोर्ट ने बार बार रिक्वेस्ट कर ली कि आप आओ कोर्ट के सामने या इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में आप मदद करो, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा। एनी अदर पर्सन जिसके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेगा, वारंट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन को। तो पहले केस में क्या था कि जो नॉर्मल मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है, कब कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को कर सकता है, अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो किसको कर सकता है, किसी अनदर पर्सन को कर सकता है। लेकिन दूसरे केस में स्पेसिफिक सिचुएशन है 75 में स्पेसिफिक सिचुएशन है। 74 और 75 में डिफरेंस ये कि 75 बोल रहा है 3 स्पेसिफिक सिचुएशन है कि अगर कोई पर्सन एस्केप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या एनी अदर पर्सन अगेंस्ट हुम ए नॉन बेलेबल वारंट हैज़ बीन इशूड एंड ही इज इवेडिंग द अरेस्ट, वो भाग रहा है उसके बाद भी तो उस कंडीशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एनी अदर पर्सन को वारंट दे सकता है कि आप, पुलिस ऑफिसर को नहीं देगा, किसी भी इंडिविजुअल को वारंट देगा और बोलेगा कि आप पकड़ के लाओ इसको, जहाँ भी आपको मिलता है उसे आप पकड़ के लाओ। कंडीशन ये 3 दी हुई हैं। 75 सब क्लोज टू, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it was issued it is or enter on any land or other property under his charge। तो बेसिकली सच पर्सन, उस पर्सन के पास अथॉरिटी आ जाएगी, वो क्या करे, जहाँ भी उसको लगता है कि ये 3 तरह के पर्सन, एस्केप कन्विक्ट या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या अगेंस्ट हुम नॉन बेलेबल वारंट हैज़ बीन इशूड ए रिवेंड वारंट, तो वो कहीं भी एंटर कर सकता है और उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, तो उसे बेसिकली अथॉरिटी मिलती है। 75 सब क्लोज 3, पर्सन अरेस्टेड शैल बी मेड ओवर विद वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। तो 75 में इंडिविजुअल को, 75 में पुलिस को वारंट नहीं दे रही है कोर्ट, किसी भी इंडिविजुअल को वारंट दे रही है। सपोज करो कोर्ट मेरे को वारंट दे देती है कि आप इस पर्सन को, ये एस्केप कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसको पकड़ के लाओ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही उसे पकड़ लेता हूँ, 75 सब क्लोज 3 बोलता है, मैं अब उसे क्या करूँगा, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दूंगा। 75 सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है। 76 ए वारंट डायरेक्टेड टू any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed और endorsed। सपोज करो ये 76 से बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोर्ट ने मेरे को दे दिया, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने क्या किया, मैंने उस पर एंडोर्समेंट लिखा और मैंने बी को बोल दिया, बी भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो मैंने कोर्ट ने मेरे को अथॉरिटी दी, मैंने बी एक पुलिस ऑफिसर है उसको अथॉरिटी दे दी कि मेरे बिहाफ पे तू उसको अरेस्ट कर ले। तो अल्टीमेटली 76 ये पावर दे रहा है उस पुलिस ऑफिसर को, वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किसी, जैसे सपोज करो SHO है, SHO क्या करेगा, अपने जो बिलो ऑफिसर है, जैसे SI है या हेड कांस्टेबल है, उसको डायरेक्ट कर दे कि आप एक काम करो, कोर्ट ने मेरे को बोल दिया है कि मैं किसी को बी को अरेस्ट करना है, तो मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, आप जाके उसको अरेस्ट करके लाओ। तो 76 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने वारंट किसको दिया था, SHO को दिया, लेकिन SHO खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसको SI एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूट कर रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 76 में। याद रखना ये क्वेश्चन सारे आते हैं
कि कब एक पुलिस ऑफिसर किसी और पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है या एंडोर्स कर सकता है कि मेरी जगह पे आप अरेस्ट करके लाओ, जबकि वारंट इशू हुआ है एसएचओ को, एसएचओ खुद अरेस्ट नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा ही एग्जीक्यूट कर रहा है। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 76 में। ए वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. The police officer or person executing warrant shall notify the substance thereof to the person arrested and show his warrant. 77 बोल रहा है कि 74 में वारंट इशू हुआ है, 75 में वारंट इशू हुआ है, 76 में वारंट इशू हुआ है, कहीं भी वारंट इशू हुआ है। 77 बोल रहा है कि जब आप वारंट एग्जीक्यूट कराने जा रहे हो, 77 में आप बेसिकली जिस पर्सन के अगेंस्ट में, सपोज करो कोर्ट ने बी के अगेंस्ट में वारंट इशू किया है, तो 77 बोल रहा है कि आप बी को जाके बताओगे कि आपके अगेंस्ट में ये एक्विजिशन है, आपके अगेंस्ट में ये एफआईआर हुई थी, ये केस चल रहा है, और इसलिए मैं इस वारंट को आपके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कराने आया हूँ। आप ये अगर बेलेबल वारंट है तो आप बेल दे दो, नॉन बेलेबल वारंट है तो मेरे साथ चलो, मेरे को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस आपको करना है। तो अरेस्ट अगर किसी को करने जाना है तो बेसिकली नोटिफाई करेंगे, क्या करेंगे? द पुलिस ऑफिसर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट सेल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ। सब्सटेंस का मतलब क्या है? लिखा होता है वारंट पे कि आपको इस पर्टिकुलर एफआईआर में अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, या इस पर्टिकुलर केस में एफआईआर करके ले जाया जा रहा है, या इस पर्टिकुलर केस में आपके अगेंस्ट में चार्ज है, वहाँ पे कोर्ट ने आपको बुलाया, आपको ले जाया जा रहा है। तो वो जो सब्सटेंस है वो दिखाया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 77 में। कौन दिखाएगा? द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द वारंट, हु हैज़ गोट द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द वारंट, और द पुलिस ऑफिसर हु इज़ एग्जीक्यूटिंग द वारंट। तो कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा है उसे सब्सटेंस बताना पड़ेगा कि हम आपको, ये राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में भी आता है, वो अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर विदाउट डिले सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 73 के प्रोविजन ये बोलते हैं कि अगर सपोज करो पर्सन है कोई, 73 में तो ये था, हमने देखा था कि अगर सपोज करो किसी कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया है और वो वारंट बेलेबल वारंट है, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करते, बेसिकली उससे हम श्योरिटी ले लेते हैं क्योंकि बेलेबल वारंट है, और उसको बोल देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे कोर्ट में आके प्रेजेंट होना पड़ेगा। 78 बोलता है कि जैसे ही वारंट एग्जीक्यूट होता है हमको उस पर्सन को बेसिकली क्या करना पड़ेगा? कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा विदाउट एनी डिले। 78 तो विदाउट एनी डिले का मतलब विद इन 24 आवर्स इफ ए वारंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, देन विद इन 24 आवर दैट पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट whom that warrant has been executed has to be produced before the court without any delay, subject to provision of section 73. So the provision of section 73 is saying that if the warrant has to be executed and the warrant is bailable warrant, that there is no need to arrest, that there is no need to take that person in custody, rather we have to take the surety from that particular person. 78 बोल रहा है कि जैसे ही हम वारंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके अगेंस्ट उस पर्सन में वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो बेसिकली हमें वारंट क्या करना पड़ेगा? वारंट एग्जीक्यूट करते ही उस पर्सन को अरेस्ट करते ही, अगर नॉन बेलेबल वारंट है, या 75 में एस्केप कन्विक्ट था, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, या इसके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए थे, ये 76 में कहीं भी अगर अरेस्ट कर लिया है तो विदाउट एनी डिले। तो डिले का मतलब, अब डिले में कितनी डेफिनेशन आएगी? तो डिले का मतलब है विद इन 24 आवर वी हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर पर्सन बिफोर द court, the court who has issued that particular warrant. 79 where warrant may be executed, a warrant of arrest may be executed at any place of India. अगर सपोज करो दिल्ली में बैठा हुआ कोई कोर्ट कोई वारंट इशू कर देता है बी के अगेंस्ट में, तो वो वारंट पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सपोज करो दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन है बी, उसके अगेंस्ट में वारंट इशू हो रखा है और वो पर्टिकुलर पर्सन तमिलनाडु में, तो वो वारंट तमिलनाडु में एग्जीक्यूट हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है? 79 में। Where a warrant may be executed, a warrant of arrest may be executed at any place in India. Section 80 warrant for forward for execution outside jurisdiction. अब सपोज करो दिल्ली के कोर्ट ने कोई वारंट इशू कर दिया, लेकिन वो वारंट का एग्जीक्यूशन होना है गाजियाबाद की कोर्ट में, तो आउटसाइड जुडिक्शन है। तो उसका हम जो एग्जीक्यूशन है कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उस वारंट को? वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन। Outside jurisdiction, instead of issuing to police officer, forwarded by post to executive magistrate
डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर पुलिस। तो जब भी सपोज करो दिल्ली के किसी कोर्ट को लग रहा है कि मेरे को किसी पर्सन को अरेस्ट करके बुलवाना है और ये पर्सन मेरी टेरिटरी में तो है नहीं, ये दूसरे किसी कोर्ट की टेरिटरी में, सपोज करो वो तमिलनाडु में है या गुजरात में है, दिल्ली में नहीं है, वो कहीं भी है, यूपी में है, तो वो क्या करेगा, वो बाई पोस्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें, डीएम, एसडीएम, इन सबको क्या करेगा, एक वारंट भेज देगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, ये आपकी टेरिटरी में रहता है, इसको आप अरेस्ट करो और मेरे यहाँ सेंड कर दो। या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये वारंट दे देगा, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये वारंट दे देगा। तो उसके पास 3 ऑप्शन है। अगर सपोज करो दिल्ली के किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई वारंट एग्जीक्यूट कराना है और उसको पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन तो मेरी टेरिटरी में रहता ही नहीं है, ये तो आउटसाइड मेरी जुडिक्शन है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो पुलिस ऑफिसर को ना दे के बेसिकली क्या कर देगा, उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि पुलिस ऑफिसर को ना दे के डायरेक्ट वो बाई पोस्ट किसको दे दे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो वारंट दे दे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे दे, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दे, within whose jurisdiction the warrant is to be executed. सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने सेक्शन 77 में बताया था कि जब कोई भी वारंट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो 80 सब क्लोज 1 में तो वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है आउटसाइड जुडिक्शन में, 80 सब क्लोज 2 में सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हम किसी के अगेंस्ट में वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट में ये FIR है या ये ट्रायल है या ये इंक्वायरी चल रही है और हम आपको इसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में वारंट इशू किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन। तो आप सपोज करो कोई पुलिस ऑफिसर है उसको आउटसाइड जुडिक्शन, तो पहले वाले केस में तो क्या था कि बेसिकली वारंट एग्जीक्यूट कराया तो हमने पुलिस ऑफिसर से नहीं कराया, हमने किससे एग्जीक्यूट करा लिया, आउटसाइड जुडिक्शन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करा लिया, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से करा लिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस से करा लिया। लेकिन सपोज करो हमको लगता है कि हमें वारंट डायरेक्टेड अब पुलिस ऑफिसर से एग्जीक्यूट करा दे, हम इनसे ना करा के डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर से एग्जीक्यूट करा दे, तो क्या होगा, व्हेन ए वारंट डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ही शैल ऑर्डिनरीली टेक इट for endorsement either to executive magistrate or to a police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limit of whose jurisdiction the warrant is executed। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। सपोज करो दिल्ली का कोई कोर्ट है, उसको कोई वारंट एग्जीक्यूट कराना था, तो उसके पास एक पावर थी, गाजियाबाद में अगर उसे वारंट एग्जीक्यूट कराना था तो उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर को वारंट नहीं दिया, उसने किसको दे दिया, डीएम को दे दिया, डीएसपी को दे दिया, कमिश्नर पुलिस को दे दिया, उन्होंने अरेस्ट किया, उस पर्सन को पकड़ा और गाजियाबाद से दिल्ली भेज दिया। लेकिन सपोज करो कोई अगर उसने वारंट, दिल्ली के कोर्ट ने वारंट सेक्शन 81 में किसको दिया है, पुलिस ऑफिसर को दिया, तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट आके अरेस्ट नहीं कर सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जाके एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर मेरे पास ये वारंट है, मेरे को इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है। या फिर सपोज करो दिल्ली का कोई कोर्ट है, उस कोर्ट ने वारंट इशू किया है और वो करण गेट थाना जो है या चौकी है इसमें एग्जीक्यूट होना है, तो जो वहाँ का SHO है ना उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा दिल्ली के उस IO को जिसको वारंट इशू हुआ है। ये सपोज करो एक पुलिस ऑफिसर है दिल्ली का, दिल्ली के कोर्ट ने उसको वारंट इशू कर दिया है, अब उसको गाजियाबाद में आके अरेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, SHO को पहले इन्फॉर्म करेगा, जिस पर्टिकुलर टेरिटरी में वो पर्सन रह रहा है जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू होना है उस SHO को इन्फॉर्म करेगा और उस SHO के थ्रू ही उसको अरेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन 81 में। व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ही शैल ऑर्डिनरी टेक इट फॉर एंडोर्समेंट either to executive magistrate or to police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limit of whose jurisdiction is to be directed। तो कभी भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर आता है वो बोलता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ जी, अगर सपोज करो मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरे अगेंस्ट में, सपोज करो मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, मेरे अगेंस्ट में दिल्ली से कोई पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में वारंट इशू किया है, तो वो डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बेसिकली पहले या तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा SDM को, DM को, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो डायरेक्ट क्या करेगा, जिस भी टेरिटरी में मैं रहता हूँ उस टेरिटरी के जो SHO है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसकी रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी सहायता से ही वो मेरे को अरेस्ट कर सकता है। तो अगर पुलिस आउटसाइड जुडिक्शन कोई वारंट एग्जीक्यूट कर रही है तो उसे या तो एंडोर्समेंट कराना पड़ेगा आइदर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द rank of officer in charge of police station within the local limit of whose jurisdiction the warrant is to be executed. Such endorsement is sufficient authority for execution of warrant. Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of magistrate or police officer may execute, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है
एक पुलिस ऑफिसर को स्पेसिफिक राइट ये भी दिया गया है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं एंडोर्समेंट कराने जाऊंगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, एसडीएम के सामने जो यहाँ पे गया था, या पुलिस ऑफिसर के सामने जाऊंगा, तो इतनी देर में तो बंदा जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू है वो भाग जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, विदाउट एंडोर्समेंट भी वो अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 81 सब क्लोज 3 में। लेकिन उसे रीज़न टू बिलीव में रीज़न देना पड़ेगा। अगर वो रीज़न नहीं दे पाया कोर्ट में, तो कोर्ट क्योंकि ही इज़ गोइंग within the procedure, or if that particular police officer is going against the procedure established by law, तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, और एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले लेगा। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है सेक्शन 81 सब क्लोज 3 में, जहाँ विदाउट एंडोर्समेंट आउटसाइड जुडिक्शन वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। उसके अलावा दे सकते हैं प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। व्हेन ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant within 30 km of place of arrest, nearer to an executive magistrate or DSP or commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction the warrant was made, unless security taken under section 70 before such magistrate or DSP or commissioner। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आप दिल्ली के कड़कंडू में कोर्ट की जुडिक्शन देखोगे और गाजियाबाद के कोर्ट की जुडिक्शन देखोगे, तो ये इनके बीच में 30 किलोमीटर का दायरा है नहीं। लेकिन कड़कड्डूमा कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है, गाजियाबाद के कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, गाजियाबाद कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है कड़कड्डूमा कोर्ट की। अब सपोज करो कड़कड्डूमा कोर्ट ने कोई वारंट एग्जीक्यूशन के लिए गाजियाबाद कोर्ट में भेज दिया, और एंडोर्समेंट के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया, तो डायरेक्ट उस पर्सन को कड़कड्डूमा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दैट कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड विद इन 30 किलोमीटर्स। तो अगर विद इन 30 किलोमीटर है तो आप क्या करोगे, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उसमें जाके प्रोड्यूस कर लोगे। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप कहाँ उस पर्सन को प्रोड्यूस करोगे, बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर पुलिस। ये क्वेश्चन याद करने वाला है कि अगर 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आउटसाइड जुडिक्शन वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, कड़कड्डूमा कोर्ट ने वारंट इशू किया, वारंट एग्जीक्यूट हुआ गाजियाबाद में, अब यहाँ कड़कड्डूमा कोर्ट और गाजियाबाद कोर्ट की जो बीच की दूरी है वो 30 किलोमीटर तो है नहीं, वो 30 किलोमीटर से कम है। तो इस कंडीशन में गाजियाबाद कोर्ट से उठा के पुलिस डायरेक्ट उसको प्रोड्यूस कर सकती है, कहाँ पे, कड़कड्डूमा कोर्ट के। लेकिन सपोज करो द्वारका कोर्ट की जुडिक्शन अगर आप देखोगे तो द्वारका कोर्ट और गाजियाबाद कोर्ट की जुडिक्शन में 30 किलोमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में पुलिस उसको उठा के डायरेक्ट द्वारका कोर्ट नहीं ले जाएगी, वो क्या करेगी, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेगी, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेगी, विद इन हुज लोकल लिमिट ऑफ हुज लोकल जुडिक्शन द अरेस्ट वॉज मेड, और अनलेस सिक्योरिटी टू बी टेकन। ये तो वही है कि अगर सिक्योरिटी ले लिया तो किसी के सामने प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। अगर ये याद रखना कि 30 किलोमीटर के अंदर अगर आउटसाइड जुडिक्शन भी अरेस्ट करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट उसी मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किए हैं उसके सामने प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो दिल्ली कड़कड्डूमा कोर्ट तमिलनाडु के कोर्ट में, तमिलनाडु के किसी कोर्ट को वारंट भेजता है, अब दिल्ली और तमिलनाडु के बीच में जो दूरी है वो 2-3 हज़ार किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की दूरी तो है नहीं। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को पुलिस तमिलनाडु से डायरेक्ट उठा के कड़कड्डूमा नहीं ला सकती, उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहीं के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तमिलनाडु के SDM DM जिसको हम बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इफ पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू पर्सन intended by the court which issued the warrant, direct the removed in the custody of such court। अगर यहाँ देखो ये जो पुलिस, अब सपोज करो तमिलनाडु के कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस ने तमिलनाडु के किसी जो टेरिटरी में पुलिस ने किसी पर्सन को पकड़ा, अब डायरेक्ट 30 किलोमीटर में तो था नहीं, तो उसे तमिलनाडु में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना पड़ा। तो 82 का ही सब्सिक्वेंट पार्ट 83 है, वो बोलता है कि जब उसे लगता है कि यार मेरे सामने इस पर्सन ने प्रोड्यूस तो कर दिया और ये तो पर्सन वही है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था, तो वो क्या करेगा उस पर्सन को भेज देगा कड़कड्डूमा कोर्ट में। The executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police, if the person arrested appear of person to person intended by the court which issued the warrant, direct the removed in the custody of such court। तो basically 82 में अगर executive magistrate, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर पुलिस के सामने भेजता है, तो अगर उसे लगता है कि हाँ ये पर्सन वही है जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है, तो वो उसे कड़कड्डूमा कोर्ट भेज देगा। प्रोवाइडेड इफ ऑफेंस इज बेलेबल, अगर ऑफेंस बेलेबल है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड ले लेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू प्रोविजन 480 और सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन
consideration of information and document referred in subsection 2 of section 80 to release such person। तो ये जो प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो है ना, प्रोवाइडेड फर्दर, ये ध्यान से पढ़ लो एक बार। ये प्रोवाइजो बोलता है बेल के जब आप प्रोविजन देखोगे, जो पहले 436, 437, 438, 439 सीआरपीसी में थे, अभी वही प्रोविजन 480 ऑफ इस तो आपका ये BNSS में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। तो प्रोवाइजो सेकंड बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको, अगर तमिलनाडु के कड़कड्डू कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया, वो तमिलनाडु में एग्जीक्यूट होना था और वो बेलेबल वारंट भी बेलेबल भी नहीं है, अगर नॉन बेलेबल भी है ना, तब भी उस पर्सन के पास एक राइट हो रहा है। वो क्या करेगा, वो तमिलनाडु के किसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है बेल की। उस बेल की एप्लीकेशन को अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको दिल्ली नहीं ले जाया जाएगा, रादर उसको क्या किया जाएगा, उसको बेल दे दी जाएगी और तमिलनाडु का कोर्ट उसको एक डायरेक्शन देगा कि आपको हमने बेल तो दे दी है, लेकिन जब भी कड़कड्डू में कोर्ट आपको बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा। तो जो पहला प्रोवाइजो वो तो ये बोल रहा है कि कौन बेल देगा। पहले प्रोवाइजो में बेलेबल ऑफेंस में कौन दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन दूसरे प्रोवाइजो में वो कोर्ट आपको बेल दे रहा है। सपोज करो कड़कड्डूमा कोर्ट ने आपको वारंट इशू किया, लेकिन चेन्नई कोर्ट आपके अगेंस्ट में, चेन्नई कोर्ट की टेरिटरी में आपको पकड़ लिया गया है, तो आप चेन्नई कोर्ट में तुरंत एक एप्लीकेशन लगा सकते हो बेल की अंडर सेक्शन 482। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ को आपको बेल दे देगा अगर उसको लगता है कि ये आपको बेल दे देनी चाहिए। हालांकि जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो आपको बेल दे सकता है। लेकिन बेल दे देगा, उसके बाद वो आपको बोल देगा कि भैया आपको कल को जब भी कड़कड्डू कोर्ट बुलाएगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू प्रिवेंट द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी 73 में, ये 73 तो आप रट लेना, 73 तो बार बार आएगा, 100% बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी की सेक्शन में हम ले सकते हैं। तो ये थे वारंट के प्रोविज़न, ये सारे के सारे वारंट के प्रोविज़न थे। इससे पहले मैंने शमन की क्लास कराई थी, ये 10वीं क्लास है वारंट की। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो होगी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। उसके बाद जो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग है या फिर पोस्टल अथॉरिटी में हम कैसे कोई भी वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन है या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ एनी पर्सन है, उसके लिए एक नेक्स्ट क्लास में बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। उसके मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं अपने ग्रुप पर डाल दूँगा। आप प्लीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए, आप वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो सही लगती है, अगर आप लिख दोगे उसमें कमेंट के सर प्लीज़ प्रोवाइड दीज नोट्स, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और क्योंकि वो बेसिकली जो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे नोट्स मैं वहीं डाल दूँगा अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, प्लीज़ शेयर कर दो ये वीडियो। थैंक यू।